है इसको कहते हैं कि ये जो मेन कंपोनेंट होता है, बेसिकली मेन पार्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। बाकी जो इसकी वर्किंग थ्योरी है, गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग थ्योरी है, वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है। टॉर्क किसी करंट कैरिंग लूप पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। तो वो थ्योरी क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ी तो है, मैग्नेटिज्म अगर पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसका जो वर्किंग कंसेप्ट है वो अभी एक तरीके से होल्ड पे डाल दो आप। वर्किंग बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड, based on the torque on loop carrying current in some magnetic field। अगर बोर्ड के लिए तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत रिकॉल कर पाओगे। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसको, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में। और सिर्फ अभी के लिए इतना जान सकते हो आप जस्ट फॉर टाइमिंग कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शंस मिलते हैं हमको, थीटा जिसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है फॉर द करंट आई। टाइमिंग आप इतना जस्ट अपने इंफॉर्मेशन के लिए रखो, है ना। एक्चुअल नॉलेज के लिए क्या करोगे आप, एक्चुअल नॉलेज जो होगी इसकी वो कभी आएगी जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे, और इस चैप्टर में उसका कोई कंसर्न भी नहीं है। हमें बेसिकली ये समझना है कि जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं इनका हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एप्लीकेशन कहाँ पर करते हैं, क्या काम करने के लिए यूज करते हैं इनको। एमीटर का यूज बताया गया, वोल्ट मीटर का यूज बताया जा चुका है। गैल्वेनोमीटर्स किस काम में आते हैं, लैब में कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं और क्यों करते हैं। है कोई आइडिया यार? सर डिटेक्शन ऑफ करंट। डिटेक्शन ऑफ करंट, क्या इसको मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, करंट को मेजर करने के लिए? नो सर। आप सही बोल रहे हो कि गैल्वेनोमीटर्स को लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ करंट, बट व्हाई नॉट अ मेजरमेंट ऑफ करंट। अगर इस क्वेश्चन को असर्शन एंड रीजन से पूछा जाए कि व्हाई कांट वी यूज गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एक डिस्कशन देखा था। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक डिस्कशन करा था, एमीटर और वोल्टमीटर के रीडिंग्स जब बताए गए थे आपको, तो उनमें एरर्स भी बताई गई थी कि एमीटर और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंसेस की वजह से एरर्स आ जाती है हमारे मेजरमेंट्स में। और होता क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं टिपिकली मतलब कि जो ज्यादातर केसेस में इनके रेजिस्टेंसेस ऑफ द गैल्वेनोमीटर टिपिकली 60 ओम्स के आसपास, मतलब 50 से 100 के बीच में रहते हैं ज्यादातर केसेस में। पिछला क्लास अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो पिछले क्लास में जो एरर एमीटर की वजह से आई थी और जो एरर वोल्टमीटर की वजह से आई थी, उन दोनों में आरए और आरबी के टर्म आ रहे थे। और अगर हम गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर के तरीके से यूज करना चाहेंगे तो एक तरीके से हम 60 ओम का एमीटर यूज कर रहे हैं। और 60 ओम का एमीटर यूज करोगे जब करंट को मेजर करने के लिए, तो मेजर्ड करंट जो आएगी वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट से कहीं ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक 6 वोल्ट बैटरी है और यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रांच में कैलकुलेटेड करंट जो आएगी, आई जो हम कैलकुलेट करके देखेंगे, तो ओम्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेटेड करंट यहाँ पर आएगी 3 एम्पियर की। और इस कैलकुलेटेड करंट को मेजर करने के लिए अगर हम इस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर को इंसर्ट कर देते, मतलब अगर हम ये सोचे कि इस 2 ओम
के रेजिस्टेंस में जो 3 एम्पियर की करंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन को जरा एक्सपेरिमेंट में कंफर्म कर ले। और वो कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ पर बीच में गैल्वेनोमीटर डाल दिया जो खुद 60 ओम का है। तो उससे होगा ये कि जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगी अब गैल्वेनोमीटर के आने के बाद, गैल्वेनोमीटर के आने के बाद अब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही होगी जिसको कि हम मेजर करेंगे, तो मेजरमेंट वाली करंट 6 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 2 जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.1 एम्पियर हो गई। मतलब हम गए थे 3 एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए और मेजर करके चले आए 0.1 एम्पियर। इतना ह्यूज डिफरेंस आ गया। इसीलिए गैल्वेनोमीटर्स को डायरेक्टली करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते आप। इनके थ्रू करंट की डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं की जा सकती है। ये तो एक तो रीजन ये हो गया बिकॉज ये करंट के अमाउंट को कम कर देते हैं ड्यू टू देयर हाई रेजिस्टेंस and therefore not suitable for direct measurement of current। assertion and reason के हिसाब से सुनिएगा। अगर स्टेटमेंट 1 लिखा हो the galvanometers cannot be used to measure the current, और स्टेटमेंट 2 अगर इसके एक्सप्लेनेशन के हो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए बिकॉज दे हैव लार्ज रेजिस्टेंस and the currents measured by the galvanometer will be very less than the real value। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको? Yes, sir. ये ठीक Yes, ये sir. एक रीजन है। एक और रीजन है इसमें, दो रीजन है कि गैल्वेनोमीटर को आप डायरेक्ट करंट मेजर करने के लिए नहीं लगा सकते। दूसरा रीजन एक और है, सेकंड रीजन, वो ये है कि गैल्वेनोमीटर्स ज्यादातर उनके जो पॉइंटर्स होते हैं वो कंप्लीट डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर्स की जो फुल डिफ्लेक्शंस आती है, मतलब उनमें जो निडल लगी होती है वो पूरा डिफ्लेक्ट, फुल डिफ्लेक्शंस वो नॉर्मली मिली एम्पियर के करंट्स पे आ जाते हैं। मतलब जैसे ही 1 मिली एम्पियर करंट या 2 मिली एम्पियर करंट जाएगी, गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे पहुंच जाती है। ऐसे में अगर हमको इससे ज्यादा वैल्यू वाला करंट मेजर करना हो कहीं पर, जैसे हमें कहीं पर 2 एम्पियर की करंट मेजर करनी है, 3 एम्पियर करंट मेजर करनी है, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो 1 मिली एम्पियर करंट के जाते ही पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो दो मेन रीजंस आप बोलोगे इसमें, टू मेन रीजंस में, फर्स्ट रीजन इज इट हैज sufficient resistance which will change the real value of current, and the second reason, the range is very small। range मतलब कि it gives a full deflection at a very low current। ठीक, ये तो हो गया कि ये हम इसलिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर क्या होता है कि इन गैल्वेनोमीटर्स के साथ में अगर हम कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा लें, गैल्वेनोमीटर के साथ में कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस यूज कर लें, तो हम इसको एज अ एमीटर भी यूज कर सकते हैं और एज अ वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हो। और उसके लिए क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम एक गैल्वेनोमीटर को यूज करें करंट मेजर करने के लिए, जो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था क्योंकि डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट लगा रहे हैं तो जो मेजरमेंट वाली करंट है वो रियल वाले करंट से बहुत कम हो जा रही है। तो हम कुछ ऐसा कर दें कि हमको ये 3 एम्पियर मेजर भी हो जाए और हमारी ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, मतलब करंट कम ना हो पाए कुछ। तो ये काम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो इस सर्किट में 3 एम्पियर करंट है, हम इसको मेजर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या कर देते हैं कि बैटरी और वो रेजिस्टेंस 2 ओम मान लिया, हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर को इसमें इंसर्ट कर देंगे, लेकिन सिर्फ गैल्वेनोमीटर को इंसर्ट नहीं करेंगे,
हम इस गैल्वेनोमीटर के बगल में, इसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा दें, कैपिटल एस, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हो। शंट वर्ड मतलब अपने आप पैरेलल होता है, शंट पैरेलल का सिनोनिम है, पैरेलल का दूसरा नाम है ये। तो हमने क्या कहा था कि जैसे हमारा गैल्वेनोमीटर टिपिकली ये 60 ओम का था, और इसके डायरेक्ट इंसर्ट करने से क्या हो रहा था कि करंट बहुत नीचे चली गई। तो हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाएं जो ऑलमोस्ट जीरो को टेंड करता हो, ऑलमोस्ट जीरो को टेंड कर जाए। उसका एडवांटेज क्या मिलेगा आपको? अगर आप एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जो लगभग जीरो को टेंड कर जाए, लगभग जीरो को टेंड कर जाए। सर पैरेलल में है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का और इसका दोनों का इक्विवेलेंट और भी कम हो जाएगा सर। हाँ तो ये जो गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बनेगा, मैं 60 तो आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, एक्चुअल में मैं 60 की जगह RG यूज करूंगा। तो दिस RG एंड S जब पैरेलल में मिल जाएंगे तो यहाँ पर एक तरीके से इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू वो बन जाएगी RG मल्टीप्लाइड बाय दिस कैपिटल S अपॉन RG प्लस S। और अगर ये S टेंडिंग टू जीरो है, if this capital S tend to zero, then this effective resistance will tend to zero value। और जब हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस जीरो को टेंड कर जाएगा, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर जीरो को टेंड कर जाए, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लगभग 2 ओम मान सकते हैं। और ऐसे में जो करंट यहाँ पर अब आएगी वो उतनी ही आएगी जो गैल्वेनोमीटर के इंसर्ट करने से पहले आ रही थी। जो करंट बिफोर गैल्वेनोमीटर थी, गैल्वेनोमीटर को लगाने के बाद भी लगभग वही करंट आएगी। दिस आई विल बी नियरली 3 एम्पियर। तो हमारा मेजरमेंट और कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आएगा ज्यादा, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वही है, लगभग वही हम मेजर भी कर रहे हैं। विदाउट शंट अगर करोगे ना, बिना शंट के डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर लगा देगा, करंट तो मेजर हो जाएगी, बट वो जो करंट मेजर होगी वो रियल वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। और अभी क्या होगा, अब जो करंट मेजर होगी वो काफी क्लोज आएगी, काफी ज्यादा क्लोज होगी उस रियल वैल्यू के जो मैथमेटिकली कैलकुलेट हो रही है। और यही कॉम्बिनेशन, जैसे गैल्वेनोमीटर और पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हो, इस कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं दिस इफेक्टिव कॉम्बिनेशन। यही चीज आपके लिए एज एमिटर काम कर रही है। इसीलिए कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमिटर में कन्वर्ट करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमिटर बना दिया जाए, तो इसीलिए बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दें आप। यानी कि इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर will be galvanometer resistance multiplied by the shunt resistance upon the galvanometer resistance plus capital S। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एमिटर मानना। इससे हमारी दो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। जो दो प्रॉब्लम थी दोनों खत्म हो गई। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि करंट बहुत चेंज हो गई थी, वो प्रॉब्लम खत्म। अब वही करंट आ रही है जो इनके बगैर थी। इन दोनों की एब्सेंस में जो करंट थी, लगभग वही करंट इन दोनों की प्रेजेंस में है। एक प्रॉब्लम वो खत्म हो गई। दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये थी कि गैल्वेनोमीटर्स जो होते हैं वो बहुत लो करंट्स पे पूरा डिफ्लेक्शन दे देते हैं अपना। तो वो प्रॉब्लम कैसे खत्म हुई हमारी, है ना? जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि जो ये गैल्वेनोमीटर था ये बहुत ही ऐसा कहा जाए कि सपोज ये 1 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसका था। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर कैसे खत्म की जा सकती है? क्योंकि 3 एम्पियर करंट आ रही है और इसका पूरा डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर पे होना है। तो जो कैपिटल एस लगा रहा हो ये दो पर्पस सॉल्व कर रहा है। एक पर्पस तो ये सॉल्व हो रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर लगभग जीरो हो जा रही है,
एक पर्पज ये सॉल्व हुआ। दूसरा पर्पज हमारा ये सॉल्व हो गया कि इस 3 एम्पियर करंट में से गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाए वो लेस देन 1 मिली एम्पियर जाए। यानी यहां पर जो करंट पास करे जिसको आईजी कह रहे हैं, करंट गोइंग इन द गैल्वेनोमीटर, और यहां पर एक करंट आ रही हो आईएस, करंट गोइंग इन द शंट रेजिस्टेंस। तो हम कैपिटल एस की वैल्यू को कुछ इस तरीके से चूज करेंगे, कैपिटल एस की वैल्यू कुछ ऐसी रखेंगे जो आईजी को 1 मिली एम्पियर तक जाने ही ना दे, मतलब उससे कम रखे उसको। तो अगर हमारा इस ब्रांच में करंट 1 मिली एम्पियर से नीचे रहेगी, बिलो 1 मिली एम्पियर, तो यहां पर कभी भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। बट ये अचीव करने के लिए गैल्वेनोमीटर वाली करंट अपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के ऊपर ना जाए, ये इंश्योर करने के लिए कि यहां वाली करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से नीचे रहे। यहां पर कैपिटल एस कितना लगाओगे आप, वैल्यू ऑफ कैपिटल एस क्या होगी, तो वो इस मेथड से आएगा। कैपिटल आई हमारा मेन करंट है जिसको मेजर करना चाहते हो, कैपिटल आई टू बी मेजर्ड। तो अगर आईजी करंट हमारा गैल्वेनोमीटर में जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस वो लिखेंगे आईजी मल्टीप्लाइड बाय आरजी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। और ये जो आईएस है ये बेसिकली करंट टू बी मेजर्ड माइनस आईजी होगा किरचॉफ रूल के हिसाब से। और ऐसे में कैपिटल एस की जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी वो बनेगी आई माइनस आईजी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एस, और ये इक्वल करेंगे बिकॉज ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। और यहां से कैपिटल एस की रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाती है। यहां से पता करते हैं कि कैपिटल एस की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। बहुत बेसिक रूल है इसका। एज एग्जांपल कि अगर हम 3 एम्पियर की करंट मेजर करना चाहते हैं और एक ऐसे गैल्वेनोमीटर से मेजर करना चाहते हैं जिसमें 60 ओम का रेजिस्टेंस है और 1 मिली एम्पियर उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो 3 एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए बाय सम गैल्वेनोमीटर हैविंग 60 ओम रेजिस्टेंस और 1 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, दिस वैल्यू शुड बी, कैपिटल एस शुड बी, वो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर अब। तो कैपिटल एस शुड बी आईजी 1 मिली एम्पियर, विच मीन्स की 1 मिली एम्पियर का मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पियर, दिस इज 60 ओम। कैपिटल आई जिसको मेजर करना चाहते हैं 3 एम्पियर, और आईजी 10 टू द पावर -3, जो लगभग, बिकॉज 3 के कंपेयर में 10 टू द पावर -3 को नेग्लेक्ट करते हैं, इन कंपैरिजन टू 3 ये चीज नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। 60/3 इज 20, और इतना 20 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। इतना छोटा रेजिस्टेंस यहाँ लगाना पड़ेगा, और यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर किसी क्वेश्चन में कैपिटल एस देते हैं और आई पूछते हैं। दोनों के लिए यही वाला फॉर्मूला काम करेगा, इससे अपना निकाल सकते हो। अगर एस गिवन है तो आई निकालेंगे, आई गिवन है तो एस निकालेंगे। ठीक है, समझ आया था? यस सर। यस सर। ओके, पर यह तो क्वेश्चन एक और पूछते हैं कि इससे हमारा पर्पस कैसे पूरा हुआ। देखिए, जो हमारी प्रॉब्लम थी गैल्वेनोमीटर की वो रिजॉल्व तो हो गई। रिजॉल्व ये हो गई कि भाई करंट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई, और यहाँ पर मिली एम्पियर से कम है करंट, दो प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई। बट इससे 3 एम्पियर का मेजरमेंट कैसे होगा?
क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पॉइंटर लगे होंगे वो पॉइंटर, जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होगा, निडल होगा, उसका डिफ्लेक्शन तो आईजी की वजह से होगा, तो वो तो डिफ्लेक्ट होकर के आईजी को मेजर करेगा, आई को तो मेजर करेगा नहीं वो। प्रैक्टिकली अगर आप बात करोगे कि हमने 3 एम्पियर का मेजरमेंट करेंगे कैसे, बिकॉज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर ये कहता है कि द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड दैट करंट विच विल गो थ्रू द दैट करंट विच गोज थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। तो 3 एम्पियर तो जा नहीं रहे यहाँ से। सो एक्चुअल मेजरमेंट किस चीज की होगी, है ना? तो एक्चुअल में जो मेजरमेंट यहां पर कर रहे हो, तो वो मेजरमेंट होगी आईजी की, डायरेक्ट मेजरमेंट आईजी की होगी, बट इनडायरेक्टली हम आई को मेजर कर लेंगे। इनडायरेक्टली आई मेजर होता है, और वो कैसे होता है? इनडायरेक्टली कैपिटल आई इज मेजर्ड, क्योंकि आई और आईजी में रिलेशन, और वो रिलेशन यहां से आता है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके बनता है। इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कैपिटल आई कम्स एज आईजी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल आई विल कम एज आईजी इंटू आरजी प्लस एस डिवाइडेड बाई एस, ये आएगा। तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा वो ये वाली वैल्यू बता देगा आपको। बाकी मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जिन्होंने गैल्वेनोमीटर बनाया होगा वो आपको ये बताएंगे कि आरजी और एस कितना है। तो डायरेक्टली यहां पर मेजरमेंट हो गई, जो यहां मेजरमेंट हुई उसको मल्टीप्लाई कर दो आरजी प्लस एस अपॉन एस से, तो ये इनडायरेक्टली कैपिटल आई की मेजरमेंट होती है। मतलब निडल जो होगी ना, यहाँ की निडल, वो आपको 3 एम्पियर नहीं बताएगी, वो तो मिली एम्पियर्स में बताएगी कुछ, उसको आप मल्टीप्लाई करें। और इसीलिए आरजी प्लस एस बाई एस जो होता है, इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, नोन एज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एमिटर। और कॉमर्शियल एमिटर्स में ये चीज एमिटर के बॉक्स पे लिखी होती है, जितने भी कॉमर्शियल एमिटर्स होते हैं उनमें मेंशन होता है कि ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है कि जो कुछ आप गैल्वेनोमीटर में रीड कर रहे हो उसको इस चीज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि मेन ब्रांच में कितनी करंट आ रही है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। गैल्वेनोमीटर Yes, sir. एज Yes, sir. एमिटर का पूरा वर्किंग सिस्टम, हाँ जी, पूरा वर्किंग सिस्टम ये है। ना दूसरी प्रॉब्लम, गैल्वेनोमीटर्स को जैसे कहा गया कि दिस इज द मेन पार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एमिटर एंड वोल्टमीटर, तो इसके थ्रू वोल्टमीटर का भी काम लिया जाता है, मतलब वोल्टेज भी मेजर की जाती है। अब गैल्वेनोमीटर से हम वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे वो समझे, क्या तरीका होगा कि हम गैल्वेनोमीटर से कोई वोल्टेज मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगेन हमने मान लिया कि 6 वोल्ट का एक बैटरी था और उसके साथ में 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस लगे, और अभी फिलहाल नो इंस्ट्रूमेंट इन द सर्किट। तो अभी तो हमारे कोई मेजरमेंट होगी नहीं, अभी हमारी कैलकुलेशंस होगी। जब मेजरमेंट होगी तो उसमें इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशंस करके हम ये पता लगाएंगे कि 1 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये पता लगाएंगे कि 2 ओम के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये हम बहुत बेसिक से निकाल सकते हैं कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम 2 ओम दो रेजिस्टेंस है, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 6 वोल्ट अपॉन 3 ओम करेंगे तो करंट मिल जाएगी, यानी कि 2 एम्पियर करंट आ रही है। 2 एम्पियर की करंट आएगी तो 1 ओम का रेजिस्टेंस पर वोल्टेज 2 वोल्ट का होगा और यहाँ 4 वोल्ट का हो जाएगा। सिंपल ओम्स लॉ। अब हमने क्या किया, जस्ट टू कंफर्म दीज वैल्यूज कि हमारी कैलकुलेशन जो हो रही है वो रियल प्रैक्टिकल से मैच हो जाए, तो इनको कंफर्म करने के लिए लैब के अंदर, मतलब इन्हीं को कंफर्म करना है
तो लैब के अंदर हम लोग गए और सपोज दैट हम 2 ओम के पोटेंशियल डिफरेंस को कंफर्म करना चाहते हैं बाय सम इंस्ट्रूमेंट, और हमने गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट इसके पैरेलल में लगा दिया। ये सोच करके गैल्वेनोमीटर यहां लगाया कि ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर का काम करेगा। अब हमारी सोच कितनी सही है वो देखते हैं जरा। तो हमने गैल्वेनोमीटर को 2 ओम के पैरेलल में लगा दिया, ये एज्यूम करके कि इससे हमारा वोल्टेज मेजरमेंट होगी। बट प्रॉब्लम क्या अराइज हुई वो देखिए। अगर आप डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर यूज करते हो, मतलब तो उसमें प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाती है। डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर में वो गैल्वेनोमीटर है अराउंड 60 ओम के आसपास, तो आरजी इज नियरली 60 ओम। प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई यहां पर देखिए। प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही आप 60 ओम का रेजिस्टेंस 2 ओम के पैरेलल में लगाओगे, यहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखिए, आर इफेक्टिव 2 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 2 यानी 120 अपॉन 62, 120 अपॉन 62 हो गया यहाँ पर, जो 2 से कुछ कम हो गया, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस 2 से कम आ गई। और जब यहाँ की रेजिस्टेंस ओवरऑल 2 से कम हो जाएगी और ये 1 ओम है, तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, कंप्लीट सर्किट रेजिस्टेंस, वो आपका 3 ओम से कम हो जाएगा। यहाँ पर पूरा सर्किट 3 ओम का बन रहा था, वहां पर सर्किट 3 ओम से कम हो जाएगा। और जब 3 ओम से कम रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो जो करंट इस सर्किट में फ्लो होगा वो मोर देन 2 एम्पियर आएगा। रेजिस्टेंस के डाउन होते ही करंट बढ़ जाएगी, और जब 2 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगी, तो इस 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, जिसमें 2 एम्पियर से ज्यादा करंट आ रही है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे 6 वोल्ट का ही है, तो अगर यहाँ पर 2 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, तो इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर, वो लेस देन 4 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम मेजर कर भी लेंगे तो 4 वोल्ट से कम की मेजरमेंट आएगी, जबकि मेजरमेंट करने के लिए गए थे हम 4 वोल्ट। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ये प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन निकालना है। कि दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन यू कनेक्ट गैल्वेनोमीटर directly, when you connect the galvanometer directly as a voltmeter, then the problem is that measurement will not be accurate, measurement will have some error, real value से different value आ जाएगी वहां पर। तो ये है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा कोई, भाई हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो इसका भी कोई सोल्यूशन तो होगा ही। तो सोल्यूशन ये है, पहले अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो ही तो सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जा रही है, जैसे ही गैल्वेनोमीटर लगा रहे हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो रही है। हम ये चाहें कि ये ना हो, हम गैल्वेनोमीटर लगाएं और हम ये चाहें कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगभग वही रहे, कैसे कर सकते हैं? हम गैल्वेनोमीटर भी लगाएं और 2 ओम के बराबर बना रहे, ऑलमोस्ट 2 ओम बना रहे। तो कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पैरेलल ऐसा सीरीज में लग जाए गैल्वेनोमीटर बिल्कुल। के। आप देखो, हाँ यहाँ 60 ओम लगा है, तो लगभग 2 के बराबर ही आओगे। अगर यही 60 की जगह 80 होता, आप खुद सोचिए, अगर हमारा ये गैल्वेनोमीटर 60 की बजाय 80 होता, तो जरा एक बार कैलकुलेटर यूज करें। कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 120/62 एग्जैक्टली कितना बन रहा है?
विद साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर देखिए इसकी वैल्यू 120/62 की वैल्यू 1.935। तो ये 1.935 1.94 मान लेते हैं। अगर ये 60 की बजाय, अगर यहाँ 60 की बजाय 80 लेते हम, तो यही वैल्यू 2 × 80 यानी कि 160/82 होती। ये कितना आएगा थ्रू कैलकुलेटर? 160/82 करते हैं तो 1.951। 1.95 हो गया। 80 की बजाय 100 करते तो इस तरीके से 200/102 होता। ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, है ना? तो 1.960। आप खुद सोचो क्या हो रहा है यहाँ पर। जितना बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ लगाओगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस उतना ही 2 के क्लोज रहेगा। हम 2 के क्लोज हो रहे हैं, 1.94 से 1.95 1.96, गेटिंग क्लोजर टू द 2 ओम रेजिस्टेंस। और यही तो हमें यही तो चाहिए था, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये थी। प्रॉब्लम ये थी कि रेजिस्टेंस बदल गया था। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि रेजिस्टेंस ना बदले। सॉल्यूशन क्या मिल रहा है हमको? जितना बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ लगा सकते हो लगाओ। और इसी वजह से जब गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर यूज करना पड़ता है, तो हम ये काम कर देते हैं। 1 ओम, ये 2 ओम, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए गए थे हम लोग लैब में, तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगाया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दो आप सीरीज में। आरएस एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दें इसकी, जो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। मतलब अगर ये 60 ओम है और मान लो हमने यहाँ 20 ओम लगा दिया तो बढ़ गया। और बढ़ने का फर्क आप देखो क्या हो रहा है, उसके बढ़ने से ये चीज होती जाएगी। जितना बड़ा आरएस आप लगाओगे, यहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस उतना ही क्लोज टू 2 रहेगा। इसीलिए आरएस को हाई रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाइए, तब वो काफी हद तक एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करने लगे। नाउ जी और आरएस का ये जो कॉम्बिनेशन है, जी आरएस का ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को वोल्टमीटर कह रहे हैं। दिस इज नाउ एज ए वोल्टमीटर, एंड दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टमीटर इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्लस जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाई है, उसके गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाई है वो ऐड कर देगा, ये वोल्टमीटर हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम जिससे हमें बचना है, देखिए 2 प्रॉब्लम है हमें हमारे सामने। एक तो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ना बदले, तो उसका आंसर मिल गया। दूसरी एक और प्रॉब्लम है कि गैल्वेनोमीटर में मिली एम्पियर से ऊपर की करंट्स नहीं जानी चाहिए। तो हम कितने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए गए हैं यहाँ, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को लगाने से पहले यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस था? तो 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। ये जो 4 वोल्ट था, दिस वाज द वोल्टेज टू बी मेजर्ड। हमारा टारगेट यही था कि 4 वोल्ट मेजर हो जाए। तो आप जिस वोल्टेज को मेजर करने के लिए गए हो, वही वोल्टेज मेजर हो, कुछ अलग ना मेजर हो। इसके लिए तो हमने हाई रेजिस्टेंस लगा लिया यहाँ पर। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो आप वोल्टेज मेजर करोगे वो 4 के काफी क्लोज रहेगा। लेकिन हमको एक और प्रॉब्लम फेस करनी है कि गैल्वेनोमीटर में मिली एम्पियर से ज्यादा की करंट जानी नहीं चाहिए। सो हमें इस ब्रांच की जो करंट है उसको लेस देन आईजी रखना है, वेयर आईजी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्योंकि अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से ज्यादा की करंट चली गई तो फिर बेकार हो गया। ये 2 ही प्रॉब्लम थी हमारे पास। तो करंट इन दिस ब्रांच शुड बी लेस देन आईजी,
and therefore the potential difference of this branch is current and the total resistance in this branch Rg plus Rs. This is the voltage जो कि आप मेजर करोगे. तो अगर सपोज हम 4 वोल्ट मेजर करने वाले थे, 4 वोल्ट मेजर करने के लिए गए थे एक ऐसे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जो 60 ओम का था और 1 मिली एम्पियर इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. सो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बाय गैल्वेनोमीटर ऑफ 60 ओम 1 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. तो आरएस कितना होना चाहिए? फिर वही क्वेश्चन है. तो कैलकुलेशन के हिसाब से एज कैलकुलेशन IG इज 1 मिली एम्पियर 10 to the power -3, RG is 60, RS के बारे में क्वेश्चन है एंड जो वोल्टेज मेजर करने की सपोज दैट वो 4 वोल्ट है एंड दैट मीन्स कि RS जो आपको चाहिए वो 4000 - 60 यानी कि 3940 ओम का चाहिए. इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाओ आप, 3940 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तब हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा. हम वोल्टेज भी मेजर कर लेंगे और 4 वोल्ट ही मेजर करेंगे और गैल्वेनोमीटर भी सेफ है, उसमें मिली एम्पियर से नीचे करंट जाएगी. अब देखो आप इसमें अगर कुछ पूछना हो तो. सर नहीं है अभी तक. क्लियर है? यस. यस ठीक. तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन बोलते हैं उसको कि गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. मैं इसको डायरेक्ट बता सकता था लेकिन उसमें फिर ये फील नहीं होता कि हम ये सब करते क्यों हैं. मतलब अभी इससे क्या होता है, इसमें ये समझ में आता है कि गैल्वेनोमीटर के कुछ चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को खत्म करना था हमें. अब आते हैं रेजिस्टेंस मेजर करने की एक और डिवाइस. वो फेमस है, सबको पता है कि वो डिवाइस है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो यूज करते हो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए. अगेन एक्सपेरिमेंट है फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज. और बड़ा फेमस है, बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है ये. कि इस तरीके के हमारे 4 रेजिस्टेंसेस हैं जिसमें एक कैपिटल P नोन है, कैपिटल Q नोन है, कैपिटल R नोन है और कैपिटल S अननोन है. 3 नोन रेजिस्टेंस हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस है. इसको पता लगाना होता है कितना होता है. तो बेसिक रूल क्या करते हो, एक्सटर्नली बैटरी लगा देते हैं कहीं पर और इस मिडिल ब्रांच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर. और रेजिस्टेंसेस को एडजस्ट किया जाता है. एक्चुअल में ये जो R है ये एक सिंगल रेजिस्टेंस नहीं होता, ये एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स. और रेजिस्टेंस बॉक्स अगर कभी देखा होगा तो एक बॉक्स में हमारे को रेजिस्टेंस चूज करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इन की के फॉर्म में, चाबियां लगी होती है. हाँ, तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है जिसमें से आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई रेजिस्टेंस चूज कर सकते हो. मतलब R एक फ्लेक्सिबल वैल्यू है, P और Q फ्लेक्सिबल नहीं है, P और Q फिक्स वैल्यू, बट R एक फ्लेक्सिबल वैल्यू है. P एक फिक्स नंबर है, Q एक फिक्स नंबर है, R एक बॉक्स के फॉर्म में है, उस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, तो उनमें से जो भी रेजिस्टेंस हम चाहेंगे वो चूज कर सकते हैं. और हम तब तक रेजिस्टेंस चूज करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में 0 डिफ्लेक्शन नहीं आता.
और उसके जीरो डिफ्लेक्शन आने पर व्हीटस्टोन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि इस ब्रांच में जीरो डिफ्लेक्शन व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के हिसाब से तभी बन सकता है जब P और Q का रेशियो इक्वल्स टू दिस R/S रेशियो बन जाए। और यहां से कैपिटल S की वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल R इंटू P/Q, वेयर P एंड Q पहले से गिवन वैल्यूज होंगी और R रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस सेलेक्ट हुआ है, बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया वो R है और P और Q पहले से गिवन वैल्यूज हैं। तो इससे मालूम कर लेते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस कितना आएगा। बहुत सीधा सा एक्सपेरिमेंट है ये, कोई बहुत ह्यूज लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, Yes, sir. यस सर। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। पहली बात तो इसमें एक दिक्कत है, व्हीटस्टोन प्रिज्म की कुछ लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि इस मेथड से आप जितना मर्जी चाहो उतना रेजिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स की भी अपनी एक लिमिटेशन होगी ना। रेजिस्टेंस बॉक्स में भी तो एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा कोई। जैसे अगर आप लोगों में जितने लोग लैब गए हैं, अगर रेजिस्टेंस बॉक्स देखा होगा, मान लो उसमें 10, 15, 20, 50 नंबर ऑफ की तो फाइनाइट होंगी। तो जब नंबर ऑफ, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस उस बॉक्स में कितना था? 5000, 10,000 ओम। तो प्रॉब्लम इस एक्सपेरिमेंट के साथ ये होता था कि इस कैपिटल आर की एक अपर लिमिट है, और जब कैपिटल आर की अपर लिमिट होगी तो कैपिटल एस की भी एक अपर लिमिट होगी। मतलब एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर पाओगे आप इसमें। ये इश्यूज थे व्हीटस्टोन ब्रिज में कि ठीक है एक्सपेरिमेंट अच्छा है, रेजिस्टेंस निकालने में काम कर रहा है हमारा, लेकिन छोटे रेजिस्टेंस निकालने में काम करता ही, बड़े रेजिस्टेंस निकालने को कहीं पर तो व्हीटस्टोन ब्रिज फेल हो जाएगा। या तो हम इतना बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स बनाया फिर वो कॉमर्शियल एंगल से नुकसान देता है, इकोनॉमिकल नहीं है, पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स खरीदोगे उतना कॉस्ट भी करेगा वो। सो बेसिकली ऐसा होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम अप टू 10⁵ ओम मेजर करते हैं लगभग। अब ये सब देखो एक एवरेज डेटा होता है, फिक्स डेटा नहीं है। एवरेज डेटा आपको बताया जाता है कि लगभग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में ठीक ठाक लैब होगी अगर, तो इतना रेजिस्टेंस आप व्हीटस्टोन से नाप सकते हो। मतलब इतना तक मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स मार्केट में अवेलेबल है, पर इसके ऊपर मेजर करने में दिक्कत है फिर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. इसके ऊपर का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए सेमीकंडक्टर में जाना पड़ता है, और फिर वो ट्रांजिस्टर वगैरह से मेजर होते हैं। या थोड़ा बहुत इसमें भी आप एडवांटेज ले सकते हो, जैसे व्हीटस्टोन को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो अब हमारी अब समझो यहाँ की प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम ये है कि P और Q हम चेंज कर नहीं पा रहे। P को चेंज नहीं कर सकते, Q को चेंज नहीं कर सकते, और R की एक अपर लिमिट है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि P/Q रेशियो हम जो चाहें वो ले लें। R पर लिमिट है ना, R की एक लिमिट है, 10⁵ ओम इसकी लिमिट है मान लीजिए। लेकिन अगर P/Q रेशियो इनफाइनाइट हो जाए तो कैपिटल एस इनफाइनाइट तक मेजर कर सकते हो आप। जो रेजिस्टेंस चाहिए वो मेजर कर लो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिला? P/Q रेशियो को चेंज करने का सॉल्यूशन मिला व्हीटस्टोन ब्रिज के मॉडिफिकेशन से, और इसको मॉडिफाई करके लोगों ने बनाया मीटर ब्रिज, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नाउ P/Q रेशियो को वेरिएबल कर दिया गया। और ये ऐसे हुआ
मीटर बेस में क्या काम हुआ, एक बड़ी सी वायर ली गई जो 100 सेंटीमीटर वायर है ए बी, एक 100 सेंटीमीटर की यूनिफॉर्म वायर ली गई, और उसके साथ ये भी लैब में इसका भी सेटअप होता है, ऊपर इस तरीके से कॉपर की स्ट्रिप लगाई जाती है। एक्चुअली ये सब कुछ एक वुडन बोर्ड के ऊपर होता है लैब में, ये पूरा सेटअप एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उसके ऊपर इसे बना होता है ऐसे। उस वुडन बोर्ड पर 100 सेंटीमीटर का एक वायर देखोगे आप, और इस तरीके से कॉपर की स्ट्रिप देखोगे, और इसमें दो गैप होते हैं, यहाँ पर एक गैप लेफ्ट साइड वाली गैप और एक राइट साइड वाली गैप, बाकी पेंच वगैरह लगे होते हैं, मतलब स्क्रू वगैरह कनेक्टेड होते हैं पहले से ही। और हम लोग जब लैब में जाते हैं तो हमारा काम क्या होता है कि जो लेफ्ट वाली गैप होती है, लेफ्ट वाली गैप, यहाँ पर आप अपना कोई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हो, और राइट वाले गैप में, राइट वाली गैप में हम कोई अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक तरफ रेजिस्टेंस बॉक्स, एक तरफ अननोन। और ये जो 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, इसको ले जा करके कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से, और रेजिस्टेंस बॉक्स और एस के बीच में भी, मतलब यहाँ पर 3 स्क्रू होते हैं, 3 पेंच होंगे, तो मिडिल वाले स्क्रू से गैल्वेनोमीटर लगा करके, और विथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जिसको जे जॉकी यूज करते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, और इसको स्लाइड करते हैं वायर के ऊपर जब तक कि यहाँ 0 डिफ्लेक्शन ना आ जाए, जिसको नल पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर में एक नल पॉइंट ऑब्टेन करते हैं, जे वाले कॉन्टैक्ट को वायर ए बी पर ए से बी तक स्लाइड करके, और मान लेते हैं कि पॉइंट जे ए से स्मॉल एक्स सेंटीमीटर डिस्टेंस पर गया। अगर ये एक्स सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जा करके नल पॉइंट आया, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रही, तो ये एक तरीके का व्हीट स्टोन हुआ। हमने सिर्फ ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की अपनी, हमने कुछ नया काम नहीं किया, हमने सिर्फ P/Q रेशियो को चेंज कर दिया। हमने सिर्फ एक काम किया कि जो ए और जे, मतलब ये जो एजे सेगमेंट है, इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस, सेगमेंट ए जे, इसके रेजिस्टेंस को P मान लेंगे, और सेगमेंट जे बी का रेजिस्टेंस हमने Q मान लिया। हम काम अभी भी यही करने वाले हैं ऐसे, लेकिन अब P/Q जो है, नाउ P/Q मींस रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट AJ divided by resistance of the segment JB. And resistance of a wire, resistance of any wire, उसका बेसिक फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो क्योंकि हमने यूनिफॉर्म वायर चूज की है, हेट्रोजीनियस वायर नहीं यूज किया, हमने एक वायर लगाया है, ऐसा वायर नहीं यूज किया है जो कहीं मोटा है कहीं पतला है, या फिर ऐसा भी वायर यूज नहीं किया है जिसमें कहीं कॉपर है कहीं एल्यूमिनियम है, इस तरीके की कंडीशंस नहीं है हमारे पास। तो अगर आप यहां से लेकर के यहां तक बिल्कुल एक जैसा वायर यूज करो, थिकनेस में भी और मटेरियल में भी, तो रेजिस्टिविटी और एरिया, ये दोनों टर्म है, ये दोनों सेगमेंट्स के लिए सेम रहेंगे बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ऐसे में रेजिस्टेंस लेंथ के रेशियो में चली जाएगी,
तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इनकी लेंथ का रेशियो बन जाता है, एंड इट बिकम्स x डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स, बिकॉज अगर ये x सेंटीमीटर है तो वो उधर 100 माइनस एक्स सेंटीमीटर बन जाएगा। ये p बाई क्यू हो गया। एंड नाउ क्योंकि J एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, परमानेंट कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब वेल्डिंग नहीं की गई है उसकी, इसे J को स्लाइड करके कहीं भी ले जा सकते हो, तो J को हम स्लाइड करके A पे ला सकते हैं। तो अगर हम J को स्लाइड करके A पर लाएं, मतलब कि x को 0 कर दें, x को 0 करने का मतलब p बाई क्यू 0 हो गया, p बाई क्यू 0 हो गया मतलब कैपिटल S 0 हो गया, तो हम 0 रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट J को B तक लेके जाएं, विच मीन्स कि x becomes 100, and when x becomes 100, p by q becomes infinite, and p by q becomes infinite. Now capital S is infinite. मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक की कोई भी रेजिस्टेंस मेजर की जा सकती है यहाँ पर, मतलब हमारे रेजिस्टेंस मेजर करने की रेंज बढ़ गई। जो हम यहाँ पर लिमिटेड थे कि इससे ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मेजर कर पा रहे थे, अब वो बैरियर खत्म हो गया। आपको जो रेजिस्टेंस मेजर करना है वो कर लो, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस मेजर करने की कैपेबिलिटी 0 से इनफाइनाइट हो गई। तो यही हमने इस प्रॉब्लम को फिक्स किया है। यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम थी उसको फिक्स कर दो, उसका सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन ये है मीटर ब्रिज के फॉर्म में। And therefore now capital S becomes capital R, and P by Q की जगह लिखेंगे x अपॉन 100 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला बन जाता है इसके लिए, अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मीटर ब्रिज में। तो बेसिकली आप इससे चीजें याद भी रहती हैं कि हम मीटर ब्रिज को क्यों बना रहे हैं, जरूरत क्या थी हमें इसकी। जब व्हीट स्टोन ब्रिज था तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मीटर ब्रिज बना रहे हो। तो जरूरत यही पड़ गई यार कि व्हीट स्टोन ठीक है, बढ़िया है, बट उसकी एक लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन खत्म करने के लिए बनाई गई है। अब आपको जितना रेजिस्टेंस नापना है वो नाप सकते हो, कम ज्यादा कुछ भी। ठीक है, क्लियर हो गया मीटर ब्रिज Yes, की sir. वर्किंग। यस सर। यस सर। इसमें एक पार्ट और आता है, एरर का भी आता है, लेकिन एरर वाला पार्ट हम आपके लिए यहाँ टच नहीं कर रहे। नॉर्मली मैं यही पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी क्या करेंगे, मीटर ब्रिज में एरर कैलकुलेशन भी आती है, क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे, उनकी एरर कैलकुलेशंस के भी न्यूमेरिकल मीन्स में रहते हैं। तो वो सब एक साथ कंबाइंड कर लेंगे, जितने एक्सपेरिमेंट है, 10-12 एक्सपेरिमेंट है, सभी एक्सपेरिमेंट्स में एरर कैलकुलेशन वो सेपरेटली एक क्लास, कॉमन क्लास में सारे हो जाएंगे। वो मेंस में भी आते हैं और एडवांस में भी आते हैं। सर वो x बाय 1 माइनस एक्स होगा कि 100 माइनस एक्स बाय एक्स होगा? जो p बाई क्यू बन रहा था ना, उल्टा हो गया नहीं, क्या? क्यू बाय पी बन रहा है। क्यू बाय या- पी यहाँ से क्यू बाय problem पी होगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यस सर। यहाँ गलत लिखा है, वो चेंज, उसको चेंज कर लो, जो वो भी गलत हो गया फिर। मतलब वो r इंटू, यहाँ गड़बड़ हो गया था ना, यहाँ क्यू बाई पी बनेगा रेशियो। तो यहाँ भी सही करो और यहाँ भी सही कर लो। एरर्स के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन एरर वगैरह का आ रहा हो जो मीटर ब्रिज से रिलेटेड हो, तो आप छोड़ सकते हो अभी के लिए। अच्छा, एरर भी दो तरीके की होती है, एक सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, एक रैंडम एरर बोलते हैं। अब इसके बारे में कितना जानते हो कि सिस्टमैटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है? थोड़ा बहुत है आइडिया इसके बारे में कोई, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर?
परसेंटेज एरर और बाकी रिलेटिव एरर नहीं, जानते हैं सर, परसेंटेज ये भूल गए तो सर। मैथ हो गई ना। मतलब जैसे किसी एक्सपेरिमेंट को करने में एक सिस्टमेटिक एरर कहलाती है और एक होती है रैंडम एरर। सर ये थ्योरी का पोर्शन था इसलिए ध्यान नहीं दिया सर। सर वो अरे मेरा स्टेप में अगर गलती देखिए, होगी तो सिस्टमैटिक एरर कहेंगे, और रैंडम एरर कुछ भी हो सकती है। रैंडम एरर मतलब एरर हो रही है जो आप लोग के साथ एग्जाम्स में होता है कि नंबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं क्यों नहीं आ रहे, वजह नहीं मालूम उसकी। यानी ऐसी एरर जिसका सोर्स पता नहीं है कि क्यों हो रही है, वो है रैंडम। और सिस्टमैटिक एरर होती है कि डिवाइस खराब थी, उसकी वजह पता है मुझे कि भाई इंस्ट्रूमेंट खराब है, तो उसको रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर बोलते हैं कि हम मेजर कर रहे हैं और हमारा जितनी बार हम मेजर करते हैं उतनी बार आंसर अलग आ जाता है। जैसे कि वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ, है ना, अगर अपना वेट नापने के लिए वेइंग मशीन पे खड़े हो और एक दिन में 5 बार खड़े हो, तो आप भी नोटिस करोगे सुबह से लेकर शाम तक अगर 5 बार मशीन पे खड़े हो तो 5 बार वो अलग रीडिंग देता है, भले वो ग्राम्स में ही डिफरेंस ग्राम्स का ही हो खाली। तो लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसलिए कम आया था, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया इसलिए बढ़ गया, फिर एक दो कपड़े एक्स्ट्रा पहन लिए हैं इसलिए रीडिंग अलग आ रही। इस तरीके की जस्टिफिकेशन देते हैं, जबकि पूरे नंगे होके भी खड़े हो जाएं अगर सुबह से लेकर शाम तक 5 बार, तब भी अलग अलग है। क्योंकि कहीं ना कहीं एयर का प्रेशर इन्वॉल्व है। हो सकता है कि दिन के टाइम एयर का प्रेशर मशीन पे ज्यादा पड़ रहा हो। अब ऐसी चीजें हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो ये होती हैं रैंडम एरर्स, और इनको खत्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल रीडिंग्स ली जाती है। मतलब हम लोग क्यों किसी भी एक्सपेरिमेंट में 4 4 5 5 रीडिंग लेते हैं? एक एक रीडिंग में काम नहीं चल सकता क्या? इसीलिए इसको यहाँ टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग को लैब में जितनी बार एक्सपेरिमेंट करवाते हैं टीचर बोलता है 5 रीडिंग लो, और कोई नहीं पूछता कि क्यों ले 5 रीडिंग। एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बार बार 5 क्यों? तो उसका आंसर है कि भाई एवरेजिंग की जाती है उसमें, जस्ट टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर होती है जैसे वर्नियर कैलिपर का 0 एरर, तो वो एक सिस्टमैटिक एरर है, वर्नियर कैलिपर ही खराब है। तो इसीलिए यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी जब तक नॉलेज नहीं होगी ना तब तक ये समझ नहीं आएगा, रटने वाली बात हो जाएगी। देखो, इन दो के बाद एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो बचता है, 2 इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली बचते हैं, तो उससे पहले तो एक पोटेंशियोमीटर है। और फीडबैक के हिसाब से यही सबसे टफ लगता है लोगों को। जितना हमारे पास फीडबैक है लोगों का, बाकी पता नहीं क्यों कंफर्टेबल फील नहीं होता इसमें। मतलब तो आप समझो, ये पहली बात तो एक सर्किट है, पोटेंशियोमीटर इज अ सर्किट। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी कि पोटेंशियोमीटर अपने आप में एक सर्किट है, मतलब अभी तक हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, अब हम एक सर्किट यूज करेंगे पोटेंशियल नापने के लिए। अ सर्किट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। छोटा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी बात है। हमें कोई डिवाइस नहीं चाहिए, हमें एक सर्किट चाहिए, क्योंकि डिवाइसेस में एरर होती है, चाहे जितनी महंगी डिवाइस लेकर के आओ उसमें खराबी होगी। तो एक कुछ ऐसा काम कर ले कि हमें इंस्ट्रूमेंट ही नहीं चाहिए कोई, हमें सर्किट दे दो, हम सर्किट से वोल्टेज नाप लेंगे। आई बात समझ में यार? ये बात मतलब Yes, समझने sir. का मतलब अपने दिमाग में बिठाइए कि पोटेंशियोमीटर फंडामेंटली एक सर्किट है, ये डिवाइस नहीं है। और उस सर्किट से मालूम करते हैं कि अननोन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
तो देखिए ये इट इज ए सर्किट। कैसा सर्किट है ये, किस टाइप का सर्किट है ये? पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है उसमें, तो वो कौन सा सर्किट है? तो पोटेंशियोमीटर इज ए सर्किट consisting of बैटरी, स्विचेस, जरूरत पड़ने पर रिहेस्टेट लगा सकते हैं चाहे तो। सो बैटरी, की एंड अ वायर approximately 6 to 10 meter long and all in a single loop, all in a single loop। एक सर्किट है पूरा पूरा मेरे पास। और इसको बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट। मतलब इस तरीके से कोई यहां पर कोई की मान लेते हैं, स्विच, बैटरी, उसको ड्राइविंग बैटरी कहते हैं। और एक वायर है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की है, 6 से 10 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब वो तो लेंथ बदल सकते हो। एंड कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो 6 से 10 मीटर का वायर है उसी को पोटेंशियोमीटर का वायर बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ काम हो गया यार, ए से बी तक। नाउ दिस इज ए सर्किट। ये पूरा सर्किट यूज करते हैं हम लोग, ये पूरा सर्किट यूज करते हैं वोल्टेज नापने के लिए। इसी को पोटेंशियोमीटर सर्किट बोलते हैं। So potentiometer is fundamentally a circuit and this is the circuit which is called potentiometer circuit। अब इससे वोल्टेज कैसे मेजर होती है, इस सर्किट से वोल्टेज कैसे मेजर होगी? और ये पूरा वायर एक पर्टिकुलर लेंथ का होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो मान लीजिए हमको कोई वोल्टेज मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल हमको एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, एक बैटरी की ईएमएफ मेजर करनी है। तो किसी ने हमको एक बैटरी दी और ये कहा कि पता लगा के आइए कि ये कितने वोल्ट की बैटरी है। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये था कि उस बैटरी के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा देते, हम इतने झंझट क्यों पाले? आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, ले जाओ वोल्ट मीटर लगा लो वहां पर। बट पीछे हम देख चुके हैं कल से, पिछले 2 क्लासेस में, मतलब लास्ट क्लास में और आज की क्लास में, कि आप जितना मर्जी वोल्ट मीटर लगा लो थोड़ी बहुत एरर तो आएगी ही। तो वोल्ट मीटर के थ्रू या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना करके, मतलब डायरेक्ट वोल्ट मीटर लगा लो चाहे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना लो, दोनों ही कंडीशंस में आपकी रीडिंग बिल्कुल 100% एरर फ्री नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत एरर आएगी, चाहे वो आधे % की ही है। तो अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो कि यार हम जो मेजर करें वो 100% सही हो, तो यूज करिए पोटेंशियोमीटर। तो सपोज दिस इज द ईएमएफ टू बी मेजर्ड। ईएमएफ का जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, किसी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है करिए। तो रूल्स क्या है उसके? तो रूल्स ये हैं कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट करनी, जिस पोटेंशियल डिफरेंस का आप मेजरमेंट करने वाले हो, उसका पॉजिटिव टर्मिनल और पोटेंशियोमीटर सर्किट का जो पॉजिटिव साइड है, दिस ए, इनको आपस में कनेक्ट करें। रूल नंबर 1 है ये, दिस इज पोटेंशियोमीटर सर्किट एंड दिस इज द वोल्टेज टू बी मेजर्ड। सो द पोटेंशियल टू बी मेजर्ड में पॉजिटिव ऑफ द वोल्टेज, positive of a voltage to be measured should be connected with positive of potentiometer circuit।
मतलब ये नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एंड देन नेगेटिव ऑफ द वोल्टेज टू बी मेजर्ड, द नेगेटिव ऑफ वोल्टेज टू बी मेजर्ड को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करें और गैल्वेनोमीटर को पोटेंशियोमीटर सर्किट के ऊपर स्लाइड करें। गैल्वेनोमीटर को स्लाइड करें ऑन पोटेंशियोमीटर सर्किट तब तक जब तक कि यह जीरो डिफ्लेक्शन ना आ जाए। तो जब न्यूमेरिकल्स को इस एंगल से देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल को अगर आप इस एंगल से समझो कि इस सेटअप में सर्किट कौन है और मेजर किसको कर रहे हैं, जब ये आइडेंटिफिकेशन इतनी क्लैरिटी बन जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पोटेंशियोमीटर का प्रॉब्लम मतलब देयर मस्ट बी सम सर्किट, बट ये वो सर्किट नहीं है जिसके वोल्टेज मेजर हो रही है। मेजर हम इसको कर रहे हैं और कैसे मेजर कर रहे हैं? प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट करके और माइनस को गैल्वेनोमीटर की हेल्प से स्लाइडिंग कांटेक्ट जॉकी के थ्रू, और उसको स्लाइड कर दिया तब तक जब तक कि यहां जीरो डिफ्लेक्शन ना आए, और ये डिस्टेंस x मान लेते। तो अब ये मेजर कैसे होगा? यहाँ पर इस तरीके से ये मेजरमेंट कैसे होगा? देखिए, पोटेंशियोमीटर इटसेल्फ इज अ सर्किट। मैं फिर बोलना, इट इज नॉट अ डिवाइस, इट इज अ कंप्लीट सर्किट। पोटेंशियोमीटर इटसेल्फ इज अ सर्किट। तो उस सर्किट में करंट होगी, उसको आईपी कह दें। दैट पी मतलब पोटेंशियोमीटर, आईपी इज द करंट फ्लोइंग इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट। और जो पोटेंशियोमीटर सर्किट है, पोटेंशियोमीटर सर्किट, उसमें जो करंट है, क्या ये पॉइंट ए पर कुछ डिवाइड होगी? तो ये एक जंक्शन पॉइंट है, यस सर। Yes, एक sir. जंक्शन है, तो किरचॉफ रूल के हिसाब से ये करंट डिवाइड होगी। मान लो हो गई। तो अगर ये करंट पॉइंट ए पर डिवाइड हुई तो कुछ करंट ऊपर जाएगी, जो करंट ऊपर जाएगी फिर वो इस ब्रांच में वापस भी आएगी। तो अगर आईपी पोटेंशियोमीटर सर्किट वाली करंट अगर अपने पॉजिटिव टर्मिनल पर डिवाइड हो गई तो कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर चला जाएगा, और गैल्वेनोमीटर में करंट चली जाएगी तो ये जीरो डिफ्लेक्शन तो नहीं दे सकता। यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन का हम क्यों वेट करते हैं, मतलब हम क्यों ये चाहते हैं कि ये जीरो डिफ्लेक्शन हो जाए, ताकि ये एंश्योर कर पाओ कि अब यहां पर कोई करंट नहीं है। और यहां पर करंट नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियोमीटर सर्किट अपनी करंट को कहीं और शेयर नहीं करेगी। पोटेंशियोमीटर सर्किट अपनी करंट को अपने ही सर्किट में रखेगा, किसी और जगह पर ट्रांसफर नहीं करेगा। यही बेसिक रूल है इसका, कि पोटेंशियोमीटर सर्किट से वोल्टेज की मेजरमेंट जब होती है तो पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट अपनी करंट किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी करंट मेरे ही सर्किट में रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। पोटेंशियोमीटर सर्किट वाली करंट किसी और सर्किट में नहीं भेजोगी जब ये जीरो डिफ्लेक्शन है। सर जो आपने अभी एजे पोर्शन में आईपी करंट दिखाया है वो तभी होगा ना जब जी में जीरो करंट होगा। हाँ, तो हम जीरो पे ही सेट करते हैं ना, यस। जीरो पे ही होगा ऑब्वियसली। अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब करंट है, तब ये आईपी नहीं होगा। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जीरो सेट करके करते हैं। ना ऐसे में अगर हम इसको कुछ एम नाम दे दें और इसको एन नाम पॉइंट कर दें, जब आप ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पोटेंशियोमीटर पहली बात एक सर्किट है, ये वाला सर्किट है। और दूसरी बात ये
कि पोटेंशियोमीटर सर्किट अपनी करंट को किसी और के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, मर जाएगा लेकिन करंट नहीं देगा किसी को। अगर ये दो फंडामेंटल्स किसी के दिमाग में बैठ जाएं तो कोई टफ नहीं है ये। और उसके बाद एक चीज जो यूनिवर्सली हम लगाते चले जा रहे हैं, लूप इक्वेशन सबसे कॉमन है। नाउ टेक द लूप MNJAM। कुछ याद मत करिए, आप बस इतना याद कर लीजिए कि लूप इक्वेशन, बिकॉज सर्किट है तो सर्किट जहां सर्किट वहां लूप इक्वेशन, सिंपल सा रूल। पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है, मतलब सीधा सा है कि पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल में लूप इक्वेशन चाहिए होगी। तो M से N जाएंगे, गोइंग फ्रॉम M टू N, EMF E। N टू J जाओ, there is some resistance in galvanometer but there is no current, there is no potential difference। J से A जाएंगे, करंट भी है रेजिस्टेंस भी है और करंट के अपोजिट जा रहे हो, माइनस दिस पोटेंशियोमीटर करंट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम A to J and from A to M again 0, this value is 0। so the EMF to be measured, this E to be measured is potentiometer current in the potentiometer circuit into the resistance between point A and point J। So this E was the voltage to be measured। तो हमारा टारगेट तो तब पूरा हो पाएगा ना। तो वोल्टेज टू बी मेजर्ड में वोल्टेज तो आप तब मेजर कर पाओगे जब आपको आईपी पता होगा। मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर सर्किट में कितनी करंट। ED upon total है। हाँ, अब इसके दो तरीके होते हैं। पोटेंशियोमीटर सर्किट में कितनी करंट है या तो हम कैलकुलेट करें। अब वो कैसे कैलकुलेट होगी, आईपी कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि अगर आईपी नहीं मालूम चलेगा तो करोगे कैसे। हमें क्या क्या पता होना चाहिए, आईपी पता होना चाहिए और आर एजे पता होना चाहिए, दोनों बातें पता होनी चाहिए। कैसे, सर आर आपने कहा निकालेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से और आईपी नहीं, निकालेंगे व्हीट स्टोन सर भैया काहे लोअर लूप कंफ्यूज से। कर रहे हो। अरे व्हीट स्टोन कहाँ आ गया इसमें, हाँ पोटेंशियोमीटर सर में वही कहीं कोई व्हीट स्टोन नहीं है, X भूल upon जाओ। M to total R। देखिए आईपी और आर एजी निकाले जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है उसमें। आईपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस ई, इसको ई पी कर दें ज्यादा बेटर होगा। पी फॉर पोटेंशियोमीटर ईएमएफ याद रहेगा हमेशा, डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस होगा पोटेंशियोमीटर सर्किट में। सपोज दैट इस बैटरी का भी कोई रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, सब कुछ हो सकता है। तो आरपी और प्लस ये वायर एबी का रेजिस्टेंस। तो जैसे हम कह रहे हैं कि हम आईपी निकाल लेंगे, तो निकाल तो तब लोगे जब इस बैटरी के रेजिस्टेंस पता हो, तब ये निकाल तब पाओगे जब वायर एबी का रेजिस्टेंस पता हो। और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये सब पता होता नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड तरीका लगाया जाता है, मतलब लैब में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट करने गए, हम न्यूमेरिकल करने नहीं गए वहां पर, लैब में हम क्वेश्चन सॉल्व करने तो गए नहीं है कि हम बैठ के आईपी सॉल्व करें। तो लैब में एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। क्या होता है, देखिए आपको एक वोल्टेज मेजर करनी थी, आपने ये इक्वेशन बना ली, और आर एजे को क्या लिखोगे इसमें, आर एजे को लिख सकते हैं
पूरे वायर का रेजिस्टेंस अपॉन पूरे वायर की लेंथ इनटू एक्स, मतलब यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शन में रहेगा। तो लैब में ये काम नहीं करते हम लोग कि आईपी निकालें। देखिए न्यूमेरिकल करना, न्यूमेरिकल अलग चीज है और लैब अलग चीज है। न्यूमेरिकल करने में आप ये सब काम कर सकते हो, पर लेबोरेटरी में क्या करते हैं कि पहले जो अननोन ईएमएफ है, अननोन ईएमएफ उसके साथ ये सब कुछ हो गया, उसके बाद उस अननोन ईएमएफ को हटा के, अननोन ईएमएफ को हटा दीजिए वहां से, और एक ऐसी बैटरी लाओ जिसका ईएमएफ पहले से मालूम है। तो अगर हम इस अननोन ईएमएफ को रिमूव कर दें यहाँ से और यहाँ पर एक ऐसी बैटरी लाएं जिसका ईएमएफ पहले से पता हो और यही एक्टिविटी उसके साथ कर दें, सेम एक्टिविटी वहां कर लें, तो उस केस में ईएमएफ जो कि नोन होगा, अगर यही चीज किसी नॉन ईएमएफ के साथ की जाए तो दैट विल बी आईपी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए टू जे, जो कि ये है। तो उसको लिखेंगे आर ए बी डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स, ये एक्स फॉर द नॉन ईएमएफ, क्योंकि नॉन ईएमएफ के टाइम पर जब यहाँ नॉन ईएमएफ होगा तो ये अलग लेंथ होगी, और जब यहाँ अननोन ईएमएफ होगा तो ये लेंथ कुछ और होगी। जबकि अननोन ईएमएफ के लिए, फॉर द अननोन ईएमएफ, दिस इज आईपी into resistance of AB upon L into the X for that unknown EMF. अब एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों ही, और एक और बात देखिए, क्या ये IP की वैल्यू दोनों में एक ही होगी? मतलब यहाँ पर अगर एक अननोन EMF है और एक बार इसमें नोन EMF है, यानी कि यहाँ का EMF बदलते जा रहे हो आप, यहाँ का EMF चेंज हो रहा है, तो क्या उससे पोटेंशियोमीटर सर्किट का करंट बदलेगा? नहीं, नहीं तो बदलना आंसर है नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। पोटेंशियोमीटर सर्किट इंडिपेंडेंट काम कर रहा है भैया। पोटेंशियोमीटर सर्किट बाहर किसी को करंट दे ही नहीं रहा है। पोटेंशियोमीटर सर्किट अपने आप में एक कंप्लीट सर्किट है जो अपनी करंट खुद ही चला रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है कि बैटरी है कि नहीं? पोटेंशियोमीटर का सर्किट आराम से जितना था उतना ही बना रहेगा। तो दोनों केसेस में आईपी सेम है, और इसीलिए जब दोनों को डिवाइड कर देते, पोटेंशियोमीटर सर्किट वाली करंट इस ईएमएफ पे तब डिपेंड करती ना जब ये पॉइंट ए पर डिवाइड होती, ये डिवाइड हो नहीं रही है ना। इन दोनों को डिवाइड कर, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो मालूम चल जाता है कि ईएमएफ अननोन बाय ईएमएफ नोन इज एक्स अननोन बाय एक्स नोन। पूरा लिख लेना इसको अपने हिसाब से, एक्स अननोन बाई एक्स नोन, यानी कुल मिलाकर के E1 बाई E2 बराबर x1 बाई x2। दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग द टू EMF बाय पोटेंशियोमीटर। और कुछ बुक्स में इस टर्म को कुछ नाम देते हैं। दिस टोटल टर्म इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। IP into RAB upon L is called potential gradient. Potential gradient of the wire. वर्किंग आई समझ में इसकी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। This is one application of potentiometer where you compare the two EMF, या फिर you कह लीजिए where we find some unknown EMF with the help of known EMF. एडवांटेज क्या हुआ? अब हमको IP और RAB की कोई जरूरत नहीं है, ना तो मुझे पोटेंशियोमीटर में करंट कैलकुलेट करनी है, कुछ नहीं करना। लैब में गए, दो बैटरी लेकर के
ये दोनों मेजर किए और आंसर ले आए। तो ये बात बिल्कुल फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियोमीटर अपने आप में एक सर्किट है, एक ऐसा सर्किट जो अपनी करंट उस वोल्टेज के साथ शेयर नहीं करेगा जिसको मेजर करने के लिए आप गए हो। और यही तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। वोल्ट मीटर एमीटर लगाते ही हमारा करंट सर्किट का बदलता था। पोटेंशियोमीटर सेट में पोटेंशियोमीटर की जो करंट है उसको और किसी सर्किट से मतलब ही नहीं है कोई। इसीलिए एक्यूरेट रीडिंग सारी है। और इसकी दूसरी एप्लीकेशन होती है, पोटेंशियोमीटर की एक और एप्लीकेशन है जिसके ऊपर जेईई मेंस में क्वेश्चंस हैं, व्हिच इज फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं इससे, पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर का एक काम तो अननोन पोटेंशियल पता करने में है, लेकिन इसका एक और फायदा है, किसी भी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस इससे निकाली जा सकती है। तो मैं तो फिर वही याद करके बोल रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर अपने आप में एक सर्किट है, तो वो सर्किट पहले तैयार करो और क्वेश्चंस में पता करो कि कौन सा सर्किट है वो। तो ये वो सर्किट हो गया ईपी, और ये सर्किट अपनी करंट अपने हिसाब से लेके चल रहा है आईपी। पोटेंशियोमीटर सर्किट, पोटेंशियोमीटर करंट इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लो। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हमको एक बैटरी दी गई है जिसका रेजिस्टेंस पता करना था मेरे को। तो कोई एक बैटरी जिसका ईएमएफ ई है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, उसके लिए सेटअप क्या बनाते हैं। अब की बार मेरा टारगेट स्मॉल आर को मेजर करना है, टू बी मेजर्ड। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो आप पोटेंशियोमीटर से, नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं। नॉर्मल रेजिस्टेंस मेजर करना है तो व्हीट स्टोन से जाओ या मीटर ब्रिज पे जाओ या ओम्स लॉ में जाए। ऐसा नहीं कर सकते कि हम पोटेंशियोमीटर लेकर के जो मर्जी चाहे वो रेजिस्टेंस नाप ले। तो सेटअप कुछ ऐसा है, सम बैटरी विथ रेजिस्टेंस along with some resistance box। विद स्विचेस है, मतलब एक स्विच S2 यहां पर है और एक स्विच S1 यहां पर है। देखिए, ये तो एक परमानेंट सर्किट होगा, पोटेंशियोमीटर सर्किट मतलब आप परमानेंट सर्किट, हर क्वेश्चन में ये होगा। अब हमने क्या किया, प्लस को प्लस के तरफ कनेक्ट किया, ये मैंडेटरी कंडीशन है, प्लस को प्लस पे ही रखना होगा। और दूसरे साइड पर हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया, उसको स्लाइड करेंगे किसी पॉइंट पर, जे मान ले। बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के आप न्यूमेरिकल करते वक्त बिल्कुल निश्चिंत रहो। पोटेंशियोमीटर करंट पोटेंशियोमीटर सर्किट के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, प्रोवाइडेड कि यहां पर जीरो डिफ्लेक्शन हो। तो इसमें क्या करते हैं, और बाकी लूप इक्वेशन फेथ रखो उसके ऊपर, लूप इक्वेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावरफुल है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले आप S1 बंद कर दो, S1 को क्लोज किया जाता है और S2 को ओपन रखा जाता है। और नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि AJ, उसको रीड कर लेते हैं X1,
मतलब यहां से x1 डिस्टेंस पर नल पॉइंट आया। अब इसका कुछ नाम दो, m n। इस कंडीशन में हम कौन सा लूप इक्वेशन ले लें? ध्यान दीजिए, S1 बंद है, मतलब लाइक इस तरीके का कि S1 क्लोज हो गया, S2 खुला हुआ है। तो हम एक लूप ले लें अगर, और लूप ले लें ये वाला, m S1 n j a m। क्या इक्वेशन बन जाएगी इस लूप से? m से बैटरी में गए, रेजिस्टेंस में गए, स्विच में गए, n पे गए, गैल्वेनोमीटर पे गए, j पे गए, a पर गए और वापस m पर आ गए। ये लूप ले लिया हमने। तो इससे हमारी जो इक्वेशन तैयार होगी, लूप इक्वेशन जिसको बोल रहे हैं, वो कुछ ऐसी होगी। m से चल रहे हैं तो सबसे पहले E, फिर रेजिस्टेंस आया, बट रेजिस्टेंस आया है, करंट नहीं आया। ये स्विच ओपन है, यहां पर करंट होगी नहीं, गैल्वेनोमीटर में 0 है। और वैसे भी पोटेंशियोमीटर सर्किट अपनी करंट कहीं देने वाला नहीं है, ये अपनी करंट अपने पास रख रहे हैं। तो यहां पर एक दूसरा सर्किट है, क्या इस सर्किट में करंट होगा अगर यहां पर स्विच खुला हुआ है? नहीं आएगा, ओपन स्विच का सर्किट है। नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। नहीं, वैसे भी देखिए, इस पोटेंशियोमीटर सर्किट अपनी करंट किसी और सर्किट को नहीं दे रहा। तो यहां वाले सर्किट में कैसे करंट आएगी जब तक आप इस स्विच को बंद नहीं करोगे? ओपन स्विच में तो करंट जाएगी नहीं। तो इस आर में कोई करंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे एन पे, एन से गैल्वेनोमीटर में गए, यहां भी करंट नहीं है। जे से ए तक गए, जे से ए तक में करंट रेजिस्टेंस दोनों आए, तो माइनस आईपी इंटू रेजिस्टेंस जो ए से जे तक होगा। और ए से जे तक का जो रेजिस्टेंस होगा वो यूनिटरी मेथड से पूरा रेजिस्टेंस अपॉन पूरी लेंथ इंटू x1। अगर ये टोटल लेंथ L मान लेते हैं कि कंप्लीट लेंथ L है, एंड इक्वल्स टू 0, वो कोई पहली इक्वेशन। अगर आप ये बिलीव कर लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बिलीव करो कि पोटेंशियोमीटर करंट, पोटेंशियोमीटर सर्किट की करंट किसी और सर्किट में नहीं जाएगी, और हमें लूप इक्वेशंस आनी चाहिए। तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, S1 को तो क्लोज था ही, S2 इज ऑल्सो क्लोज। S1 तो पहले बंद कर चुके थे, अब S2 भी बंद कर दो। एंड लेट नल पॉइंट, मतलब कि ए जे वो x2 लेंथ पर आया। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में? S1 S2 दोनों आपने बंद कर दिए। तो एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट कहलाएगा, एक्सटर्नल सर्किट। और ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है। दोनों सर्किट इंडिपेंडेंट काम करेंगे। पोटेंशियोमीटर सर्किट ने कसम खा रखी है कि हम कुछ भी हो जाएगा अपनी करंट कहीं और नहीं भेजेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्किट अलग हो गया, ये सर्किट अलग हो गया, दोनों सर्किट अपना अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट है। इस ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो कर जाएगी, और दिस करंट in the external circuit will be EMF by small r plus resistance box का resistance। ना यहां पर करंट फ्लो करेगी, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी, बिकॉज दोनों स्विच बंद हो गए। तो ये अलग सर्किट चल रहा है, ये अलग सर्किट चल रहा है, दोनों सर्किट जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन कोई मतलब नहीं किसी को किसी से। इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है, भले जुड़े हुए हैं। तो अब एक बार फिर हम लूप इक्वेशन बनाने जा रहे हैं।
स्टार्टिंग फ्रॉम एम। लेकिन अब की बार मेरा लूप कौन सा होगा देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम एम एंड गोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहां से गए, रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू गए, तो आई इंटू दिस रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस। फिर आगे बढ़े, एन पे गए, गैल्वेनोमीटर में आए और पीछे आ गए, तो माइनस आई पी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी बाय द लेंथ इंटू नाउ x2 एंड दिस इज 0। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ वाला आईपी और यहाँ वाला आईपी सेम ही, अलग अलग आईपी नहीं होंगी, क्योंकि पोटेंशियोमीटर सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। तो बाहर के सर्किट में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, इस स्मॉल आई को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके अगले स्टेप पर स्मॉल आई को रिप्लेस करिए, स्मॉल आई को रिप्लेस करिए ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर से। अब कुछ नहीं कर रही है, ये दोनों, ये माइनस वाले को राइट साइड कर दो, इस माइनस वाले को राइट साइड करके दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो। तो जैसे ही ये काम करोगे ना, मतलब ये माइनस का राइट साइड गया, ये माइनस राइट साइड गया और दोनों इक्वेशन डिवाइड हुई, तो ये ई है और डिवाइडेड बाय दिस, तो डिवीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल गिव यू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर, and division on the right hand side will be x1 by x2। now small r निकाल लेंगे, because कैपिटल आर तो रेजिस्टेंस बॉक्स का पता होगा, कैपिटल आर मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो होगी हमारे पास, इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, x1 x2 को हम लोगों ने रीड किया होगा। स्मॉल आर निकालते हैं इससे। आई बात समझ नहीं? यस सर। वर्किंग पूरी क्लियर? हाँ जी। तो आगे फिर बोल रहा हूँ यार, टफ से टफ न्यूमेरिकल भी होगा, तो आप बस इतना अपने ऊपर भरोसा रखो कि भैया आईपी को हम कहीं और नहीं देंगे। सिर्फ उसी कंडीशन में आईपी को आप बाहर के सर्किट में डिवाइड करोगे जिसमें यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन ना हो, बट फिर वो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, फिर वो एक न्यूमेरिकल हो गया। तो न्यूमेरिकल की तो कोई लिमिट है नहीं, अब कुछ भी हो सकता है। और उस न्यूमेरिकल में, ऐसे न्यूमेरिकल्स में जहां पर इसमें करंट होगी, यानी पोटेंशियोमीटर सर्किट की करंट किसी और सर्किट पे जा रही है, तो फिर वो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन नहीं है। फिर आप ये मान लेना कि वो बेसिकली एक सर्किट का न्यूमेरिकल है जिसमें हमें किरचॉफ लूप इक्वेशंस लगा करके करंट्स निकालनी है। बिल्कुल बेसिक पे चले जाना, किरचॉफ लूप इक्वेशन पे चले जाना। दैट विल बी अ प्रॉब्लम विद 2 बैटरीज एंड मल्टीपल रेजिस्टेंसेस। तो वो खाली नाम का पोटेंशियोमीटर रहा, काम का नहीं रहा। काम का तो वो फिर वो सर्किट हुआ जिसको हम लूप इक्वेशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी ये कहते हैं कभी कभी, दो क्वेश्चन और मेंस के लेवल पे जब बात हो रही है तो फिर पूरी बात होगी। वो ये पूछते हैं कि कभी कभी एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या हो जाता है कि पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करता है, मतलब कि सक्सेसफुल नहीं है। तो किन कंडीशंस में ऐसा होगा कि पोटेंशियोमीटर सेटअप जो है वो फेल हो जाए, जिस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम गए थे वो हुआ ही नहीं। तो सीधी बात है, एक डिवाइस, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उससे आप काम नहीं ले पा रहे हो, तो इसका मतलब हम अनपढ़ हैं, हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता। पहला रूल क्या था कि प्लस जिस ईएमएफ को मेजर करना था उसका पॉजिटिव और पोटेंशियोमीटर सर्किट का पॉजिटिव एक साथ होने चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि पॉसिबल रीजंस
फॉर अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो पहला, पॉजिटिव ऑफ अननोन ईएमएफ एंड द पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट्स, दे आर नॉट टुगेदर। मतलब गलत पोलैरिटी हो गई, हो सकता है इस प्लस की तरफ ऊपर वाले का माइनस जुड़ा हो, इसलिए नहीं हो सकता ईएमएफ, सर्किट सॉल्व मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। और एक और, ये पोटेंशियोमीटर सर्किट अपनी वायर के अक्रॉस, पोटेंशियोमीटर सर्किट अपने वायर के अक्रॉस मान लीजिए 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है। सपोज ये सर्किट अपनी वायर पे 50 वोल्ट देता है, क्या हम 70 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इससे मेजर कर पाएंगे? पोटेंशियोमीटर सर्किट अपनी वायर को 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर दे, तो क्या ये सर्किट 50 से ज्यादा के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आएगी? क्योंकि अभी हम लोगों ने काम किया था कि ईएमएफ टू बी मेजर्ड, जो सबसे पहला डेरिवेशन था मेरा, ईएमएफ टू बी मेजर्ड, वो हमने कहा था पोटेंशियोमीटर करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू जे, और उसको आर ए बी अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स करोगे। पोटेंशियोमीटर करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये पूरा प्रोडक्ट ये 50 वोल्ट है। आप मेजर करने के लिए आए हो 70 वोल्ट, 70 इक्वल टू 50 अपॉन एल इंटू एक्स, सो एक्स शुड बी 1.4 एल। मतलब आपको लेंथ, जो इसकी लेंथ है उससे भी आगे जाकर के जॉकी रखनी पड़ेगी। कहाँ रख दे जॉकी, जब वहां वायर है ही नहीं तो रखो कहां पर? तो दो तरीके हैं जिसमें ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। एक, प्लस के साथ अगर प्लस नहीं है तब नहीं होगा, और दूसरा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर वायर पे है उससे ज्यादा का पोटेंशियल मेजर नहीं हो सकता इससे। ठीक, यस सर। यस सर। जी। और एक तीसरी चीज बोलते हैं पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी। सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर किसको कहते हैं? व्हाट इज सेंसिटिव सर पोटेंशियोमीटर? डिफ्लेक्शन पर एम्पियर। देखिए, हाँ, देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। भाई जैसे दांतों में सेंसिटिविटी होती है, मान लो ठंडा गर्म खाया सेंसिटिविटी हो गई। मतलब क्या है कि आपको मालूम चल जाए कि कुछ हुआ है, सेंसिटिविटी इसी को तो बोलते हैं, सेंस हो जाए। एक्टिविटी ऑफ सेंसेशन बेसिकली सेंसिटिविटी हुई। तो जैसे मान लो हमने एक वोल्टेज मेजर किया इससे, अब इसको ड्रॉ ना करना, जहां पर ड्रॉ किया है चाहे तो वही लिख लेना, मान लो, और हमने ये x लिखा, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, यानी x बराबर EMF टू बी मेजर्ड इनटू, रिमेंबर, IP into RAB. IP into RAB is the potential difference of this wire upon L is the potential gradient. तो हम इसको कहेंगे x बराबर दिस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको कह रहे हैं IP into RAB by L, इस क्वांटिटी को कह रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मान लो किसी वजह से जिस EMF को आप मेजर करने गए थे उसमें हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन आ जाए, और पोटेंशियोमीटर को ये बात पता ही नहीं चल पाए। मतलब हम मेजर करने गए थे 6 वोल्ट, अचानक से बढ़ करके वो 6.5 हो गया, और पोटेंशियोमीटर सो रहा, अभी उसको मालूम ही नहीं चला कि ये 6 वोल्ट से 6.5 हो गया। वो अभी भी उसी लेंथ पर, अभी भी उतनी ही लेंथ पर डिफ्लेक्शन को जीरो कर रहे हैं।
क्या बोलोगे, ये सेंसिटिव है कि इनसेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है? वही इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव हुआ ना, यहाँ पर कुछ बदल गया और आपको मालूम भी नहीं चला। होना क्या चाहिए था, अगर इस ईएमएफ में थोड़ा सा भी चेंज आए, इस ईएमएफ में थोड़ा सा भी चेंज आए, तो पोटेंशियोमीटर उसको सेंस करे और रिस्पॉन्ड करे। मतलब अगर ये हल्का सा बढ़े तो इमीडिएटली जॉकी इधर शिफ्ट कर जाए। यानी यहाँ के स्लाइट फ्लक्चुएशन पर, यहाँ के स्लाइट फ्लक्चुएशन पर एक्स चेंज हो जाना चाहिए। ये कब होगा, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है कि कम है। ईएमएफ के हल्के फुल्के वेरिएशंस के बावजूद इस एक्स में ठीक ठाक वेरिएशन आए, ताकि हमको भी मालूम चल पाए कि हाँ भाई यहाँ पर फ्लक्चुएशन हुई है। कम होना चाहिए। नहीं, ध्यान से सोचो ना। मान लीजिए ये 6 वोल्ट था और 6 वोल्ट पर सपोज करिए 50 सेंटीमीटर पर जीरो आ रहा था, ये 6.01 हो गया। और ये 50 से बढ़ करके 50.2 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या पॉइंट, ये एक सिचुएशन है, और एक सिचुएशन ऐसी है ये 6 वोल्ट से बढ़ करके 6.01 वोल्ट हो गया, और ये 50 सेंटीमीटर से बढ़ करके 50.02 सेंटीमीटर हो गया। कौन सी चीज ऐसी है जो हम लोग नोटिस कर पाएंगे, जल्दी इजीली नोटिस कर पाएंगे? 50.02 2 वाला। सर 2 इट वाला कैन बी इजीली नोटिस होगा ये, तो इट इज मोर सेंसिटिव। मतलब ई के छोटे से छोटे वेरिएशन पर एक्स में सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बड़ा होना चाहिए, कम होना चाहिए? यहां की छोटी वैल्यू पर यहां पर बड़ी वैल्यू बने, तो अगर बड़ा पोटेंशियल होना ग्रेडियंट, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बड़ा हो गया ना, तो सर कम यहां पर होना एक चाहिए। छोटी वैल्यू और यहां पर एक बड़ी वैल्यू, वो तो और छोटी हो गई। और आपको छोटा लो करते हैं। हाँ, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम रखिए, तो वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर मतलब लोअर पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग दिस लेंथ लेंथ। बढ़ा दे। इसीलिए 6 से 10 मीटर का वायर रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया खत्म भाई अब आपका पूरा।